हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 की, जो कि सब्जेक्ट है हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी। अगर हम इसको सेकेंड ईयर के केवल थ्योरी पेपर की गिनती में रखें तो ये पेपर नंबर 5 है आपका। अगर हम टोटल ऑफ काउंट करें तो ये पेपर नंबर 11 है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम 20 और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही आप लोगों को पूरी तैयारी कराई जाएगी। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर आपको ट्रू फॉल्स, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो अभी अब आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को डीएड स्पेशल एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को कोई भी स्पेशल एजुकेटर से वैकेंसी आ रही है, उसमें यदि एग्ज़ाम लिया जा रहा है, डायरेक्ट बेस पे नहीं है वो, तो आप उसकी भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है 21, वो क्या पूछ रहा है इसमें ये कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने आप लोगों को कई बार इस चीज़ को पढ़ाया है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। इसमें जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनको सामान्य जो बच्चे होते हैं उनके साथ में जोड़ करके मुख्य धारा में ला करके उनको पढ़ाया जाता है। तो चलिए इसमें आंसर्स हम करते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि दिव्यांग छात्रों को अन्य छात्रों से अलग रखें, तो ऐसा नहीं है। अभी अभी मैंने बताया कि दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों को साथ में शिक्षा दी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, उनको अलग नहीं करना है। दूसरा है ऑप्शन हमारा दिव्यांग छात्रों को मुख्यधारा की कक्षाओं में शामिल करना, तो यही आपका सही भी हो जाएगा यहाँ पे कि जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनको सामान्य छात्रों के साथ में ही उनको शिक्षा दी जाती है, ताकि उनके अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना ना आए, कुंठा ना हो कि वे बच्चे अपने आप को ये समझें कि मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अलग से कक्षाएं दी जा रही हैं, अलग से मेरे साथ में जो टीचर हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे हीन भावना उनके अंदर ना आए, इसलिए उनको सामान्य छात्रों के साथ में ही उनको भी शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन हम देख भी लेते हैं कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है कि सभी बच्चों के लिए विशेष स्कूल उपलब्ध कराएं। तो सभी बच्चों के लिए विशेष स्कूल उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सामान्य बच्चे होते हैं वे सामान्य विद्यालय में भी पढ़ सकते हैं। जो दिव्यांग छात्र होते हैं वो भी सामान्य विद्यालय में पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कंपलसरी हो जाता है कि उनको विशेष विद्यालय में रखा जाए, लेकिन समावेशी शिक्षा जब दी जाती है तो वहाँ पे जो दिव्यांग छात्र होते हैं, सामान्य छात्र होते हैं, दोनों को एक साथ में शिक्षा दी जाती है। केवल यहाँ पे लगा है तो ये ऐसे ही गलत हो जाता है, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी हम देख लेंगे कि शैक्षणिक उपलब्धि पर ध्यान देना, तो केवल लग गया है आगे, तो ये गलत हो जाएगा। शैक्षणिक उपलब्धियों पर हम ध्यान तो केंद्रित करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर केवल दिव्यांग छात्रों के लिए लगे या सामान्य छात्रों के लिए लगे तो ये गलत होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवार निम्नलिखित तरीकों से समावेशी शिक्षा का समर्थन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे अपने ज़रूरतों और अधिकारों की वकालत करें, या फिर अपने बच्चे की ज़रूरतों और अधिकारों की वकालत करना, या फिर बदमाशी से बचने के लिए अपने बच्चे को घर पर ही रखना, या स्कूल की समावेशी नीतियों की अनदेखी करना, या स्कूल से सब कुछ संभालने की उम्मीद करना। तो आप देख ही रहे हैं कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो हम उनके सुरक्षा की बात करेंगे, उनकी ज़रूरतों की बात करेंगे और उनके अधिकारों की बात करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्कि हम अगर बदमाशी से बचने के लिए उनको घर पर ही रखें तो ये गलत होगा। सारे बच्चे बदमाशी करते हैं, और
जो समावेशी नीतियां हैं उसमें जो सामान्य बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, सबको साथ में मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही गई है। तो इसको हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। और स्कूल से सब कुछ संभालने की उम्मीद रखना तो ये गलत बात है। स्कूल में बच्चा 6 घंटे रहता है, लेकिन आपके घर पे वो बाकी समय बिता रहा है, तो आपका ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से कर्तव्य होता है कि बच्चे की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें। यानी कि जो माता पिता हैं या पेरेंट्स हैं वो बच्चे की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे तो केवल स्कूल पे डिपेंड हो करके उस बच्चे का कुछ भी भविष्य नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि समावेशी शिक्षा में परिवार की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो पहला है शिक्षकों के साथ बातचीत से बचना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भागीदार बन रहे हैं स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग में या कहीं और आप अभिभावक सम्मेलन में जा रहे हैं, तो आप शिक्षकों के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे बच्चे के बारे में भी आप नहीं जान पाएंगे कि अपना बच्चा किस प्रकार से वहाँ पे वो पढ़ाई में है या फिर वो खेल कूद में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कैसे वो डेवलप कर रहा है, इसके बारे में ना तो आपको जानकारी हो पाएगी और ना ही आप घर पे किस प्रकार से उसको ट्रीट करते हैं ये आप शिक्षकों को बता पाएंगे। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। जो भी पेरेंट्स मीटिंग हो या फिर जब भी बुलाया जाए कहीं भी, तो वहाँ पे पहुँचना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों और चिकित्सकों के साथ में सहयोग करना। तो ये आपका सही है, क्योंकि आप शिक्षक की या चिकित्सक की सहायता नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, तो फिर आप अपने बच्चे का जहाँ कहीं भी उसका मूल्यांकन अगर माता पिता या चिकित्सक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आप बताते हैं तो फिर आप बच्चे का ही विकास कराएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने की अनुमति देना। तो ये गलत है। स्कूल की गतिविधियों से बच्चे की भागीदारी को सीमित कर देना, सीमित नहीं करना है, उसको भागीदार बनाना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24 कि समावेशी शिक्षा से दिव्यांग बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। तो समावेशी शिक्षा से बच्चों को कौन कौन से लाभ मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समग्र शैक्षणिक मानकों को कम करना। ये गलत हो जाएगा। उनके शैक्षणिक मानक को कम नहीं करना है। जितने सामान्य बच्चों के होते हैं उतने दिव्यांग बच्चों के भी मानक रखे जाते हैं। नेक्स्ट है सहानुभूति, समझ और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों द्वारा कम ध्यान दिया जाना। गलत हो जाएगा। शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी। तो शिक्षकों की गुणवत्ता से कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। वैसे भी शिक्षक की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि जब भी उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा जाता है तो उनका पूरा क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ चेक करके ही रखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सहानुभूति, समझ और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि परिवार पर समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चे को साथियों से अलग करना। तो ये गलत हो जाएगा। विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान को प्रोत्साहित करना, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप जब समावेशी वातावरण में देखेंगे तो वहाँ पे सामान्य बच्चे भी विभिन्न वातावरण से आते हैं, विभिन्न परिवारों से आते हैं और दिव्यांग बच्चे भी आपके इसी प्रकार से आते हैं। तो उनको वहाँ पे स्वीकार करना होता है और उनको सम्मान देना होता है, साथ में उनको मोटिवेशन देना होता है कि वे बच्चे भी पढ़ने के लिए तत्पर रहें। नेक्स्ट है केवल शैक्षणिक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक संपर्क सीमित कर देना। तो ये भी गलत हो जाएगा। निगेटिव वर्ड्स कहीं भी मिले तो वो ऐसे ही गलत होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि बच्चे की दिव्यांगता के बारे में जानने पर सदमा, इनकार और अविश्वास किस अवस्था में होता है? तो ये थोड़ा सा ध्यान दे करके आप इस क्वेश्चन को करिएगा। बच्चे की दिव्यांगता के बारे में जानने पर सदमा या इनकार या अविश्वास किस अवस्था में हो सकता है? तो यहाँ पे नंबर 1 स्वीकृति, नंबर 2 इनकार, नंबर 3 आघात और नंबर 4 गुस्सा। तो जब यहाँ पे आप जानेंगे बच्चे को कोई चोट लग गई है या दुर्घटना हो गया है, तो इस प्रकार से जब कहा जाता है तो वहाँ पे एक तरीके से अविश्वास होता है और ऐसी स्थिति में आपके मुंह से यही निकलता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि जब
माता पिता अपने बच्चे के निदान के बाद अपराध और आत्मदोष का अनुभव करते हैं तो वह किस चरण की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वीकृति, नंबर 2 है सौदेबाजी, नंबर 3 है अवसाद और नंबर 4 है क्रोध। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है अवसाद, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि दिव्यांगता के बारे में सामाजिक समर्थन और जानकारी प्राप्त करने के लिए किस मुकाबला तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे नंबर 1 टाल मटोल मुकाबला, नंबर 2 समस्या केंद्रित मुकाबला, नंबर 3 भावना केंद्रित और नंबर 4 इच्छाजनक सोच। तो यहाँ पे टाल मटोल ये ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे भावनात्मक केंद्रित मुकाबला, तो ये भी यहाँ किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। इच्छाजनक सोच, तो आप अपनी इच्छा रखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी इच्छाओं को रख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। समस्या केंद्रित मुकाबला होता है, समस्या दी जाती है, बच्चे उसको हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, ये कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों के माता पिता के लिए दुख की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा जो चरण है वो आमतौर पर नहीं होता है? तो नहीं को हम सबसे पहले सर्कल कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है स्वीकृति, दूसरा है तोल मोल, तीसरा है क्रोध और चौथा है इनकार। तो जो दिव्यांग बच्चे के माता पिता होते हैं उनके लिए दुख की प्रक्रिया लगभग जब तोल मोल होता है बच्चे का तब वहाँ पे देखा जाता है, या कह लीजिए कि जब वहाँ पे तोल मोल करते हैं तो उनके जो दुख की सीमा होती है वहाँ पर अक्सर नहीं देखा जाता है, इसलिए क्योंकि बच्चे के सभी क्राइटेरिया को यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है कि बच्चा कहाँ कहाँ पे डेवलप कर सकता है, कहाँ कहाँ डेवलप नहीं कर सकता है, तो ये पूरी जानकारी वो ले रहे होते हैं। तो उस दौरान जो एनालिसिस होता है उसके दौरान उन्हें किसी भी प्रकार से बच्चे के लिए कोई आहत नहीं होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार से अंदर से ग्लानि हो रही हो, तो ऐसा नहीं होता। बाकी स्वीकृत करने में भी दिक्कत आती है, क्रोध तो वो करते ही हैं, इनकार भी करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। तोल मोल करने में ऐसा कुछ नहीं होता है जब एनालिसिस हो रहा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि भविष्य और बच्चे की क्षमताओं के बारे में माता पिता अक्सर किस अवस्था में चिंता का अनुभव करते हैं? तो नंबर 1 स्वीकृति, नंबर 2 सौदेबाजी, नंबर 3 अवसाद और नंबर 4 चिंता। तो यहाँ पे जब वो चिंता का अनुभव तब करते हैं जब उन्हें ये स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा बच्चा इस क्षेत्र में डेवलप अच्छे से नहीं कर पाएगा, यानी कि भविष्य में बच्चे की जो क्षमता होती है उसको देखते हुए उन्हें ये चिंता होती है कि क्या ये पढ़ने लिखने में आगे नहीं जा पाएगा, या फिर चलने फिरने में अगर असमर्थ है तो फिर उन्हें ये ग्लानि होती है कि ज़िंदगी भर हमारा बच्चा चल नहीं पाएगा, तो उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसको स्वीकार करने में उन्हें बहुत समस्या आती है। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि माता पिता द्वारा बच्चे की दिव्यांगता को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि व्यावसायिक निदान या फिर सामाजिक कलंक या सामुदायिक समर्थन या पारिवारिक समर्थन। तो जो बच्चा दिव्यांग होता है सबसे ज़्यादा उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उसे परिवार का समर्थन मिले। अगर परिवार का समर्थन मिल रहा है तो फिर वो अच्छे से सभी कार्य कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि सहायक उपकरण लगाने की प्रक्रिया में माता पिता आमतौर पर क्या भूमिका निभाते हैं? तो नंबर 1 निर्णयकर्ता, नंबर 2 पर्यवेक्षक के रूप में, नंबर 3 समर्थक, नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सहायक उपकरण जब बच्चे को दिया जाता है तो वो एक निर्णय होता है कि बच्चे के लिए ये जरूरी है, तो ये आपको ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 कि निदान प्रक्रिया में माता पिता की भागीदारी को सुगम बनाने में क्या मदद कर सकता है? तो नंबर 1 केवल तकनीकी रिपोर्ट प्रदान करना, तो ये गलत हो जाएगा। केवल वर्ड लग गया तो वैसे भी गलत है। माता पिता को कोई प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर उन्हें प्रोत्साहित करना है। चिकित्सा संबंधी शब्दों और निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से समझना, सूचना
तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि चिकित्सा संबंधी शब्दों और निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से समझना। अगला आपका क्वेश्चन है 36 कि दिव्यांगता की पारिवारिक स्वीकृति में अक्सर शामिल होता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से मुझे पढ़ने में भी समस्या आ रही है। दिव्यांगता की पारिवारिक स्वीकृति में अक्सर शामिल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिव्यांगता के अस्तित्व को नकारना। सेकंड ऑप्शन है दिव्यांगता को स्वीकार करना और उसके अनुकूल होना। तीसरा है आपका चिकित्सा पेशेवरों को दोष देना और चौथा है बच्चे की ज़रूरतों को अनदेखा करना। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले दिव्यांगता को स्वीकार करें, फिर आप उसके अनुकूल जो भी ज़रूरतें हों उसको आप पूरा करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि दिव्यांगता को स्वीकार करने में परिवार की भागीदारी में क्या बाधा आ सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेशेवर मार्गदर्शन का अभाव। सेकंड है भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अत्यधिक होना। थर्ड है समुदाय का मजबूत समर्थन और चौथा है आपका शीघ्र निदान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अत्यधिक होना। जब आप भावनात्मक रूप से उस बच्चे से जुड़ेंगे तभी आप एक तरीके से उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में परिवार की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट है यह स्कूलों के लिए धन की गारंटी देता है। सेकंड है यह बच्चे में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। थर्ड है यह शैक्षणिक परिणामों और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है और चौथा है यह अन्य बच्चों के साथ बातचीत को सीमित करता है। तो यहाँ आप देख लें कि गारंटी देना ये गलत है। उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना तो ये भी गलत है आपका। तीसरा आपका सही हो जाएगा, ये शैक्षिक परिणामों और सामाजिक कौशल को ये बढ़ावा देता है और बातचीत को सीमित करना ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि हस्तक्षेप प्रथाओं को बेहतर बनाने में वकालत की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह शिक्षकों पर माता पिता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो शिक्षकों पर माता पिता का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है यह स्कूलों के लिए बेहतर उपकरण सुरक्षित करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि स्कूलों के लिए बहुत ज़्यादा उपकरण उपलब्ध कराया जाए। यह दिव्यांग बच्चों के लिए नीतियों और समर्थन को प्रभावित कर सकता है या करता है, तो ये आपका सही है। यह सामुदायिक भागीदारी को कम करता है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है जिसमें आप सभी लोगों को 39 क्वेश्चन ही आज दिए जा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 40 वाला कल की सीरीज में दिखा दिया जाएगा और करा दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है वो पेपर, जो 39 के बाद में 40 संख्या है प्रश्न 41 से लेकर के वो आपके मिसप्रिंट हैं यहाँ पे, या फिर हमें लगता है फ़ोटो खींचने में वो कहीं ना कहीं छूट गया है। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो अब हम अगली सीरीज में करेंगे 40वां। बाकी इसमें आपको 19 क्वेश्चंस कराए गए हैं। इसको आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा 2 से 3 बार, ताकि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ में अपनी तैयारी आप लोग ज़रूर अब करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर आप लोगों के जून में होने ही हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से तैयारी करना अगर स्टार्ट करेंगे तो सारे पेपर आप लोगों के बहुत अच्छे जाएंगे। 6 पेपर आपको देने हैं, तो 6 पेपर की तैयारी आप लोगों को धीरे धीरे करा दी जाएगी। तो वीडियो को एंजॉय करते रहिए। 15 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है। अच्छे से आप लोग उसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लिया करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।